बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब है रिग्रेशन एनालिसिस। अब हम इसका जो है लीनियर रिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। रिग्रेशन इक्वेशन जो है एन इक्वेशन दैट एक्सप्रेसेस द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप जो है उसको शो करने के लिए जो इक्वेशन होगी दैट विल बी कॉल्ड रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन जो है उसका जो रिलेशनशिप जो है ये उसने डिफरेंट यहाँ पे शो किए हुए हैं। ऐसे ही हो सकते हैं पॉजिटिवली। ये जो हमारे पास ये वाली एक लाइन लगी हुई है और यहाँ पर एक से ज्यादा भी लगी हुई है। तो ये जो हमारा स्कैटर डायग्राम है उसके साथ है स्कैटर डायग्राम जो है अगर उस पर देखा जाए तो एक लाइन यहाँ पर जो लगाई है लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा है वो एक से ज्यादा लग सकती है। अगर हम देखें तो डिफरेंट मेथड्स हैं। तो इसमें जो हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड होता है वो सबसे अच्छी जो लीनियर रिग्रेशन जो है वो देता है रिग्रेशन इक्वेशन। तो जैसे यहाँ उसने ग्रीन जो शो की हुई है तो हम इसको लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है उसको यूज करते हुए हम यूज करते हैं। लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल क्या है? A mathematical procedure that uses the data to position a line with the objective of minimizing the sum of squares। आपको अगर याद हो सम ऑफ स्क्वायर जो है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर या y माइनस वाई बार का स्क्वायर, इस तरह की जो चीजें होती हैं सम ऑफ स्क्वायर उसको बोलते हैं, जो हमने एनोवा में भी कैलकुलेट किए थे। तो कहता है उसको हम मिनिमाइज करना जो है हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है उसको मिनिमाइज करें और sum of squares of the vertical distances between the actual y values and the predicted y values। एक्चुअल y वैल्यू हमारे पास है ये जो डॉट्स हैं, ये जो डॉट्स हैं ये एक्चुअल y वैल्यूज हैं और ये जो लाइन है वो प्रिडिक्टेड जो है y वैल्यू है। तो प्रिडिक्टेड का जो डिस्टेंस है ये जैसे अगर हम इस ग्रीन लाइन को देखें तो ग्रीन का और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसका डिस्टेंस को ले लें और इसका स्क्वायर का। तो ये स्क्वायर डिस्टेंस जो है इसको हम सम ऑफ स्क्वायर्स बोलते हैं। तो ऐसा जो सम ऑफ स्क्वायर सारे डिस्टेंसेस का स्क्वायर लेके सम कर लें जो कम से कम होगा वो लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल उसको हम बोलते हैं। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड ऐसा ही करता है, वो सबसे कम जो डिस्टेंस होता है उसको मेजर करता है, जैसे यहाँ पर उसने ये एग्जांपल्स में भी शो किया हुआ है। उसके बाद है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। तो ये जनरल फॉर्म है y hat is equal to a plus bx। तो ये जो a और b है ये दो कोफिशिएंट्स हैं। b जो है इसको हम रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलते हैं, ये हमें कैलकुलेट करने होते हैं। यहाँ क्या बता रहा है y hat that y hat is the estimated value of y variable for a selected x value। हम किसी भी खास x वैल्यू पर y की वैल्यू का एस्टिमेट कर सकते हैं। और उसके बाद b is the slope of the line or the average change in y hat for each change of 1 unit in the independent variable x। x वेरिएबल का अगर एक यूनिट हम इंक्रीज करें तो एग्जैक्ट चेंज जो y हैट के अंदर आएगी वो दैट विल बी b। ये हमारा जो b बीटा कोफिशिएंट है जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है ये चेंज आएगी। एंड a क्या है? a is the y intercept। it is estimated value of y when x is equal to 0। जब हमारे पास x की वैल्यू 0 हो तो ये y की वैल्यू उस वक्त जो कैलकुलेट होती है वो a होती है। उसने कहा कि इट इज y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्यों कहा इसने? हमारे पास ये ग्राफ है तो अगर फॉर एग्जांपल ये हमारी रिग्रेशन इक्वेशन है तो ये जो यहाँ से लेकर 0 तक का जो डिफरेंस है ये y इंटरसेप्ट ये a की वैल्यू होती है। और b जो है ये स्लोप है इस लाइन का, वो जो स्लोप है उसको हम b बोलते हैं। और इसका मतलब ये है कि जैसे x की एक वैल्यू x का एक यूनिट अगर इंक्रीज होगा तो b जो है वो y हैट के अंदर ऐड हो जाएगा, उतनी उसके अंदर चेंज आ जाएगी। ये b का एक फार्मूला भी उसने दिया हुआ है, वो भी हम इन फार्मूलों को हम यूज करते हुए a और b को मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ये हम क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। ब्रैडफोर्ड इलेक्ट्रिक illuminating company is studying the relationship between kilowatt hours in thousands used and the number of rooms in a private single family residence। तो number of rooms का kilowatt hours के साथ उसने relationship जो है वो देख रहा है। A random sample of 10 homes yielded the following। 10 घर थे उनका उन्होंने डाटा ले लिया, नंबर ऑफ रूम्स भी ले लिए, किलोवाट आवर्स जो है वो थाउजेंड्स में वो भी ले लिया, जो इलेक्ट्रिक कंपनी है जो स्टडी कर रही है। डिटरमिन द रिग्रेशन इक्वेशन। आप रिग्रेशन इक्वेशन जो है उसको एस्टिमेट करें। डिटरमिन द नंबर ऑफ किलोवाट आवर्स इन थाउजेंड्स फॉर अ 6 रूम हाउस। एक घर है उसके अंदर 6 रूम्स हों तो हम कैसे उसके जो है घर का जो है टोटल जो है वो किलोवाट आवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस डाटा को हम लेकर जाएंगे स्पेसेस के अंदर, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हम लेकर गए थे। यहाँ पर भी हमारे पास एक स्पेस होती है
तो मैं अगर इसको कंट्रोल एच करूं, रिप्लेस करें हम एक स्पेस को हैट टी के साथ, तो ये इसने सारी की सारी वैल्यूज को हमें शो कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब हम इसको अगर डायरेक्ट लेकर जाएंगे, उसमें कॉपी करें एक्सेल के अंदर, तो ये आराम से हमें समझ आएगी ये क्या है। नंबर ऑफ रूम्स और मैं इसको लेकर एक्सेल में गया, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया और ये यहाँ से कॉपी करके इनको भी नीचे ले गया, तो ये हमारा कंप्लीट डाटा होगा। ये नंबर ऑफ रूम्स है और ये किलोवाट। अब इसमें जाकर हम फाइल क्रिएट करेंगे, नई कंट्रोल एन किया मैंने, इसने नई डाटा फाइल खोल दी। मैंने इसके अंदर दो वेरिएबल्स किए, पहला है रूम्स और उसके बाद किलोवाट। तो ये दोनों का जो है स्केल जो होगा, मेजरमेंट लेवल जो होगा वो स्केल होगा। अब नंबर ऑफ रूम्स का डाटा दोनों का हमने एंटर किया, कि जो एक्सेल की फाइल है वहां से हमने कॉपी किया और इसके अंदर पेस्ट किया, ये आ गया नंबर ऑफ रूम्स किलोवाट। किलोवाट इन थाउजेंड्स, मैं इन दोनों के डेसिमल पॉइंट्स को 0 करता हूँ ताकि हमें रियल डाटा जो है वो नजर आए। अच्छा, अब हमने सबसे रिग्रेशन इक्वेशन जो है वो नंबर ऑफ रूम्स का इफेक्ट होगा किलोवाट पर। इसमें से हमारा एक वाई होगा और एक जो है एक्स होगा। एक्स हमारा रूम्स है और वाई हमारा किलोवाट है, क्योंकि रूम्स बढ़ेंगे तो किलोवाट बढ़ेगा, ऐसा ही कुछ रिलेशनशिप है। हम उसको हमने स्टडी करना है। सबसे पहले उसने जो क्वेश्चन किया है वो क्या है देख लें। कहता है डिटरमिन द रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन हमने करनी है जी, एनालाइज में गए, रिग्रेशन लीनियर में जाके हमने डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो है। जो हमारा y होता है वो डिपेंडेंट होता है, वो डिपेंड करता है, और x हमारा जो है इंडिपेंडेंट होता है। हम इसको ले गए। अब ये दोनों वेरिएबल हमारे जा चुके हैं, ओके हमारा जो है वो हाईलाइट हो गया है। हम ओके क्लिक करते हैं, हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन आ जाएगी। ये हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन भी आ गई। सबसे पहले देखें वेरिएबल्स एंटर रिमूव। उसने बताया है कि हमारे पास जो है, हमने एक ही वेरिएबल था रूम, जो हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो हमने एंटर कर दिया। मॉडल समरी है, मॉडल समरी में एक आर स्क्वायर है, आर की वैल्यू ये कोरिलेशन कोफिशिएंट है। आर स्क्वायर उसी क्या है, इसको हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बोलते हैं। और उसके बाद नीचे अगर अनोवा में आ जाए, तो अनोवा जो रिजल्ट दे रहा है, अनोवा में ओवरऑल इफेक्ट होता है रिग्रेशन इक्वेशन का। ओवरऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर होता है। तो हमारे पास जो रिग्रेशन की पी वैल्यू 0.000 ये दे रहा है। यहाँ पर भी उसने एफ स्टैटिस्टिक कैलकुलेट की है। वैसे ही एनोवा जैसे उसने पहले किया, सम ऑफ स्केल्स, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मीन स्केल, उसके बाद एफ की वैल्यू और फिर पी वैल्यू। तो पी वैल्यू 0.000 है। तो ये इसका मतलब है कि रिग्रेशन का इफेक्ट वाकई इस पर जो है सिग्निफिकेंट हुआ है। रिग्रेशन इक्वेशन हमारी जो है सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स दे रही है। दूसरा कोफिशिएंट्स में देखें, एक कांस्टेंट है ए और दूसरा रूम्स का जो है बी। ये जो बीटा है 1.333 और 0.667, ये बीटा वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, और ये 1.33 ए की वैल्यू है। और अगर इसके सामने अगर देखें आप पी वैल्यू, ये उसने बिल्कुल कैलकुलेट किया वैसे ही। टी की वैल्यू 1.263 और रूम्स के लिए 5.973 की, और उन दोनों के अगेंस्ट पी वैल्यू है 0.242 और 0.000। तो ये बता रहा है कि जो ए की वैल्यू है वो जो सिग्निफिकेंट नहीं है, और जो बी की वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट इफेक्ट करती है। इसको अगर हम दोबारा इधर जाके देखें, तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा H0 जो है इसका, ए का भी और बी का भी H0 बताऊंगा क्या है। तो H0 जो है सिंपली वही ए इज इक्वल टू 0 और H1 है ए इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे ही बीटा के लिए तो H0 जो होगा बी इज, यहाँ पे हम बी बीटा लिखेंगे कैपिटल में, जो पॉपुलेशन का होता है, पॉपुलेशन बीटा जो है इज इक्वल टू 0, और H1 क्या है, बीटा इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर हमारी पी वैल्यू जो है ए की, ए के लिए जो पी वैल्यू आई है वो आई है 0.242। 0.242 जो है इज ग्रेटर देन अल्फा 0.05। तो हम कह सकते हैं कि हमारा H0 एक्सेप्ट हो गया कि A इज इक्वल टू 0, यानी कि बहुत कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिग्निफिकेंट नहीं है ए की वैल्यू। ए जो पैरामीटर है, जो पॉपुलेशन पैरामीटर बी है बीटा, यहाँ पे हमें स्मॉल ए की भी कैपिटल ए लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये जो बीटा है इसको हम इज इक्वल टू 0 और बीटा इज नॉट इक्वल टू 0 जो H1 है, हमारे इसकी पी वैल्यू है 0.000। तो 0.000 इज लेस देन अल्फा। अल्फा जो भी हम रखा 0.05 हम रखते हैं आमतौर पर,
तो 0.000 इज लेस देन 0.05, लिहाजा वी रिजेक्ट H0 एंड एक्सेप्ट H1। जब H1 को एक्सेप्ट किया तो बीटा इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ रूम्स जो है वो किलोवाट आवर्स पर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रहे हैं। यहां तक तो बात होगी। अब उसने आखिरी क्वेश्चन किया था कि आप किलोवाट कैलकुलेट करें फॉर अ 6 रूम हाउस, 6 रूम हाउस के लिए। अब यहाँ पे हमारे जो वैल्यू हमारी आ रही है, यहाँ पर देखें, ये जो हमारा टेबल है मैं इसको कॉपी करता हूँ और एक्सेल में लेकर जाते हैं। मैंने इसको पेस्ट किया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कांस्टेंट जो हमारा है 1.333 और जो बीटा है वो है 0.667। वाई हैट की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो वाई हैट इज इक्वल टू 1.333 प्लस 0.667 इंटू एक्स। तो ये हमारा इक्वेशन जो हमारी बन गई है। अब हम y अगर हमारा x इज इक्वल टू 6 हो तो y कितना आएगा, y हैट कितना आएगा? तो y हैट की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी सबसे पहले 1.333 प्लस 0.667 मल्टीप्लाई बाई 6। हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा 5.335। तो 5.335,000 किलोवाट जो है हमारा जो इसकी कैलकुलेट होगी, उस पे जो उसकी किलोवाट की जो है जो हमारी कंजम्पशन आएगी। तो ये हमने कैलकुलेट किया। तो ये हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन थे, उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में एक वेरिएबल होता है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में एक से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा चैप्टर 14 है, हम उसको देखते हैं। उसमें मल्टीपल जो है हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, इंडिपेंडेंट, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं।